वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विकास के परिवर्तन। उससे पूर्व हमने विकास और अधिगम के बारे में जाना था, अभिवृद्धि के बारे में जाना था। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, विकास और अभिवृद्धि के क्या सिद्धांत हैं, विकास वास्तव में व्यक्ति की सर्वांगीण विकास में निमित्त होते हैं, सर्वांगीण कौशलों को विकसित करने में निमित्त होते हैं, और जबकि जो अभिवृद्धि होती है वह निश्चित रूप से शारीरिक संबंध से ही सहायक होती है। सर्वप्रथम आज हम जानेंगे विकास के परिवर्तन। विकास के परिवर्तन में सर्वप्रथम सिद्धांत है या पहला बिंदु है आकार में परिवर्तन। व्यक्ति का जब भी विकास होता है तो उसके आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। वह आकार में परिवर्तन दो रूप से होता है, एक तो होता है शारीरिक परिवर्तन और एक होता है मानसिक परिवर्तन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि मात्र शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए तो वह विकास नहीं है, परंतु शारीरिक परिवर्तन के साथ जो मानसिक रूप से परिवर्तन होता है वह वास्तव में विकास के परिवर्तन में आता है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा आकार के परिवर्तन में कि शारीरिक परिवर्तन में आ जाएगा भार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि जो भी है, ये सब किस में आ जाएंगे, शारीरिक परिवर्तन में आ जाएंगे। और मानसिक परिवर्तन में जो आएंगे वह आएगा चिंतन, स्मरण आदि जो भी क्रियाएं होती हैं यह आ जाएंगी मानसिक परिवर्तन में। इनके अंतर्गत जो भी आकार में परिवर्तन हुआ, बालक प्रारंभिक अवस्था में था वह शरीर से परिवर्तन दिखाई देता था, परंतु अब उसने सोचना प्रारंभ कर दिया। अब विकास भी हो रहा है और साथ में उसका मानसिक परिवर्तन भी हो रहा है। यह वास्तव में विकास के परिवर्तन का ही आयाम हमें बताता है। दूसरा विकास के परिवर्तन में आता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन 5 प्रकार से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई। इन दो को तो हमने समझ लिया कि शारीरिक अनुसार से भी परिवर्तन देखा जाता है, मानसिक से भी देखा जाता है। समाज, व्यक्ति जब समाज में रहता है तो निश्चित रूप से वह समाज की इकाई को अपने जीवन चरित्र में आचरण करता है। वहां क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उस पर सोचता है और उसको सोचकर जो अच्छाई होती है उसे क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए अनुपात में भी परिवर्तन किसके कारण आता है, सामाजिकता के कारण आता है। और उसके कारण जो नैतिकता आई, इसलिए नैतिकता। और भाषाई, जब वो अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को अपने पास लेता है, यही भी किसके माध्यम से देखा जाता है, यह भाषाई विकास के माध्यम से देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अनुपात में परिवर्तन 5 कारणों से देखा जाता है। इसके बाद विकास के परिवर्तन में जब भी विकास होता है तो जो पुराने चिन्ह थे वह तो समाप्त होते हैं और नए चिन्हों का आना होता है। जैसे देखें, जो बाल अवस्था थी, बाल अवस्था में उस बालक के दांत जो होते थे वह कच्चे होते थे, अस्थायी होते थे, स्थायी नहीं होते थे। हाँ, पुराने चिन्हों का क्या हो गया, लोप हो गया। कच्चे जो दांत थे वह टूट गए। इसके बाद जो बोली और आवाज होती है, बालक पानी नहीं बोलता था, वह बालक अपनी आवाज में रोता था, विलखता था जब उसे प्यास लगती थी, परंतु अब ये भी समाप्त हो गया। कच्चे बाल, प्रारंभिक अवस्था में जो बाल होते हैं वह बहुत मुलायम होते हैं, मुलायम के साथ वो कच्चे बाल कहलाते हैं। इनका भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर आता क्या है तो कहा स्थायी दांत आ जाते हैं। नए चिन्हों का आना, नए चिन्हों के आधार से पता लगता है कि वास्तव में व्यक्ति का विकास हो रहा है। अर्थात जब कच्चे दांत गए तो उसके स्थान पर क्या आ जाती है, स्थायी दांत आ जाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि बोली और आवाज, जब उस बालक ने मम्मम आदि जो ये शब्द का वर्णन करता था, अब इसके स्थान पर वह क्या करेगा, तो इसकी ने एक वाणी का या बोली का आकार लिया। ध्यान देना, यदि वह पुरुष है या मेल है या फिर स्त्री है
महिला है तो निश्चित रूप से जो इसकी वाणी होगी और इसकी वाणी होगी, इसमें तो मधुरता दिखाई देगी और इसमें कर्कशता दिखाई देगी। यह होती है वास्तव में किसके कारण? क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा गया। इसके बाद यदि हम देखें कि बाल अवस्था में जब था तो उसके बाल नहीं थे, बाल अवस्था में था तो उसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी। इन सभी प्रकार के परिवर्तन स्थायी चिन्हों के आधार से आते हुए दिखाई देते हैं। यह कहता है बाल्य विकास के परिवर्तन। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना कि वास्तव में बालक के बाल्य विकास में जो परिवर्तन होता है, विकास के जो परिवर्तन होता है, वह आकार में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, अनुपात में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, पुराने चिन्हों का लोप होता हुआ दिखाई देता है जिसके आधार से परिवर्तन होता है, नए चिन्हों का आना, इससे भी विकास में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अब अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास के जो तत्व कहे गए उनको प्रभावित कौन करता है, इसके संदर्भ में हम बात अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सर्वप्रथम कारक कहा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम माने क्या? यदि किसी बालक का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, उसमें जो अनुवांशिकता के गुण हैं उसके आधार से यदि उस बालक के माता पिता ने उसे सही आचरण दिया, सही आचार विचार को रखा, उसका प्रभाव उसकी संतान पर भी दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? वंशानुक्रम के आधार से दिखाई देता है। दूसरा, बालक जैसे माहौल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, वह उस रूप आचरण करने लगता है। यह क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि और विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है। इसलिए वातावरण अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, स्पष्टतया होना चाहिए। तीसरा है बुद्धि। बुद्धि भी निश्चित रूप से विकास के आयामों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसकी बुद्धि शार्प होती है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद चतुर्थ कारण बताया रोग दुर्घटना से ग्रस्त। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया या साध्य बीमारी होगी, दुर्घटना से ग्रसित हो गया, तो उसका जो अभिवृद्धि और विकास का जो क्रम था यह कम होता हुआ दिखाई देता है। जितनी वह तीव्रता से चल रहा था, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए। ये सब होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है? तो कहते हैं रोग दुर्घटना ग्रस्त जो भी है उसका अभिवृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। पांचवा कहा देश, परिवार और समाज, इनका भी व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वह ऐसे समाज में रहता है, ऐसे देश में रहता है, ऐसे परिवार में रहता है जहां पर निश्चित रूप से अच्छे कार्यों को करना प्रवृत्त बताया जाता है, तो वो व्यक्ति आगे जाकर भी अच्छा कार्य करेगा। परंतु वह दलदल में रहे तो निश्चित रूप से वो भी कैसा बन जाता है? दलदली बन जाता है। यहाँ से मैं तात्पर्य लेना कि विकास को प्रभावित परिवार, समाज और देश भी करता है। वहां की जो संस्कृति है, परिवार की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह भी विकास के आयामों को प्रभावित करती है। और सातवां आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वास्तव में जो हैं वह उनसे निकलने वाला हार्मोन्स निश्चित रूप से बालक और बालिका के मस्तिष्क का जो विकास है उसको प्रभावित करता है। और अंत में एक कहा पोषण। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनिवार्य यह है, क्योंकि वास्तव में बालक का जो विकास है, बालक के विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन का होना आवश्यक है, वसा का होना आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट का होना आवश्यक है, इत्यादि इन सबकी आवश्यकता है। यदि उसको उस रूप से दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका जो विकास होना चाहिए, जो अभिवृद्धि होना चाहिए, वह सही क्रम से होती है। परंतु यदि उसका पोषाहार, यदि उसका खान पान उस रूप से नहीं है तो निश्चित रूप से उसका अभिवृद्धि और विकास पर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है।
ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने जाना कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। सबसे अधिक प्रभावित यदि कोई करता है वह करता है वातावरण। इन दोनों की जो परसेंटेज निकालें, दोनों का परसेंटेज कहते हैं 50-50% सबसे अधिक प्रभावित करने वाले हैं। और इसमें भी अगर सबसे अधिक देखें तो वह है वातावरण। वातावरण व्यक्ति को क्या करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि वंशानुक्रम का इसलिए नहीं रखा क्योंकि कदाचित किसी के माता पिता अच्छे हों और यदि उसने वातावरण ऐसा चुना जिसके कारण वो गलत कार्यों को भी करने लगता है। और उल्टी परिस्थिति भी हो सकती है, माता पिता अच्छे बैकग्राउंड से ना हो, गलत संगत में हो, तो यदि बालक को सही वातावरण मिल गया तो वह बालक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सबसे अधिक महत्व किसका होता है, सबसे अधिक अभिवृद्धि और विकास में सबसे अधिक महत्व देखा जाता है वातावरण का। फिर इसके बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद रोग, दुर्घटनाग्रस्त, फिर इसके बाद परिवार, समाज, देश का भी इसमें समाहित कारक देखा जाता है। संस्कृति और सभ्यता विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी निश्चित रूप से उसको प्रभावित करती हैं और जो बालक का पोषण है वह भी निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है। इस रूप से आज हमने जाना विकास के परिवर्तन और विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या आयाम हैं उनके बारे में यहाँ पर जाना। इसके बाद हम जानेंगे विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बालक जिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सामान्यतः जो अवस्थाएं कही वह यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं यहाँ से बताई गई हैं, उनके संदर्भ में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। यदि हम देखें विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्था में सर्वप्रथम अवस्था बताई गर्भ अवस्था। जब बालक ने जन्म नहीं लिया उसके पूर्व ही गर्भ में जो अवस्था होती है वह गर्भ अवस्था या इसे बोलते हैं प्रसव अवस्था। इस प्रसव अवस्था की अवस्था या कितने दिन का होता है, 9 माह 10 दिन, अर्थात टोटल दिन होते हैं 280 दिन। 280 दिन की जो अवस्था होती है वह कहलाती है गर्भ अवस्था। दूसरी आती है शैशव अवस्था। जन्म से लेकर, ध्यान देना, जन्म से लेकर जो 5 और 6 वर्ष की अवस्था है यह वास्तव में शैशव अवस्था में गिनी जाती है। आरंभिक 5 और अंत, प्रारंभिक कितनी होगी 5 और अंतिम जो होगी वह होगी 6। अब यहां पर जो बाल अवस्था आई वह 6 से 12, जन्म 6 से 12 माने 6 वर्ष का प्रारंभिक और 12 वर्ष अंत। इसके बाद जो किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में हम गिनते हैं 13 से लेकर 18, 13 से लेकर 18 और 18 या 19 साल के बाद जो अवस्था कही जाती है वह कही जाती है प्रौढ़ अवस्था। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इसके संदर्भ में एक एक बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे। गर्भावस्था में कैसे विकास होते हैं, कैसे आयाम होते हैं, शैशवावस्था में कौन कौन से आयाम होते हैं, इन 5 स्थितियों के बारे में निश्चित रूप से कारण, स्थिति, पहचान, इन सभी के बारे में बात करेंगे।